हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज फाइन। एंड जो हमने मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस चालू किया था, आज उसका हम सेकेंड स्टेज पढ़ेंगे, यानी कि कैप स्टेज। पहले बर्ड स्टेज एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो बर्ड स्टेज में क्या था कि सेल्स प्रोलिफरेट हो रहे थे। रेंडर सेल्स पॉलीगोनल शेप के थे, पेरिफेरल में सेल्स क्यूबॉइडल शेप के थे। देन डेंटल पैपिला मतलब एक्टोमीजन काइंड का कंडेंसेशन था। वो कैसे था? बिकॉज ऑफ हाई माइटोटिक एक्टिविटी एंड माइग्रेशन ऑफ न्यूरल प्रेस सेल्स। तो ये जो डेंटल पैपिला था उसको पूरा सराउंड कर रहा था डेंटल सैक और डेंटल फॉलिकल। ये कब हो रहा था? 8 to 10th वीक इन यूट्रो। प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी हो रही थी। एंड इसके पोजीशन को हम डेसिडियस टीथ के पोजीशन से कोरिलेट कर सकते हैं। फिर इसका मेन फंक्शन था फॉर्मेशन ऑफ एनामल। देन एक बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट कर रहा था एपिथेलियम को और कनेक्टिव टिश्यू को। देन डिफरेंशिएशन ग्रोथ के वजह से स्टेजेस में डिवाइड हो रहा है बर्ड स्टेज, कैप स्टेज एंड बेल स्टेज। फिर हमने देखा सेल्स का। देन डेंटल पैपिला जो इमीडिएट एडजेसेंट होता है, डेंटल सैक जो सराउंडिंग करता है, और सिर्फ प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी सीन होती है। सो आज हम पढ़ेंगे कैप स्टेज के बारे में। तो कैप स्टेज क्यों कहा गया है? पहले तो इसे कैप स्टेज क्योंकि ये कैप के जैसे दिखता है। पता नहीं मुझे भी कैसे ये कैप के जैसे दिखता है, बट जिसने भी नामकरण किया है इसका, उसको ये कैप के जैसे दिखता होगा, इसलिए उसने इसका नाम दिया है कैप स्टेज। सो कैप स्टेज में हमें मॉर्फो डिफरेंशिएशन भी सीन होता है और हिस्टो डिफरेंशिएशन भी सीन होता है। पहले तो मॉर्फो डिफरेंशिएशन कैसे? बर्ड स्टेज में शेप ऑफ द सेल कैसा था, एनामल ऑर्गन कैसा था? ऐसा था, समथिंग लाइक दिस। एंड कैप स्टेज में कैसा है? समथिंग पूरा डिफरेंट है ना, ऐसे पूरा डिफरेंट है। तो इसलिए मॉर्फो डिफरेंशिएशन तो हुआ है। देन हिस्टो डिफरेंशिएशन कैसे हुआ है? पहले तो पूरे पेरिफेरल के सेल बर्ड स्टेज में कैसे थे? क्यूबॉइडल या तो लो कॉलमनार हम कह सकते हैं पूरा। बट कैप स्टेज में ऐसा नहीं है। कैप स्टेज में ये वाले जो सेल्स है, ये कॉलमनार सेल्स है। मतलब टॉल है। देखो, मतलब आप देख भी रहे होंगे, देखो मैंने बनाते वक्त भी इसको थोड़ा बड़ा बना है एंड ये सेल्स को छोटा बना है। तो ये जो सेल्स है, जो बड़े सेल्स है, कॉलमनार सेल्स है, उसे हम इनर एनामल एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इनर एनामल एपिथेलियम। तो दिस इज इनर एनामल एपिथेलियम, इसका शॉर्ट फॉर्म है IEE। फिर ये जो बाहर वाले सेल्स है, ये वाले सेल्स, ये पूरे सेल्स है आउटर एनामल एपिथेलियम, बाहर की तरफ है ना, बट आउटर एनामल एपिथेलियम। और ये दोनों के बीच में ये वाले जो सेल्स है, इसे हम स्टीलेट रेटिकुलम बोलेंगे। ये ऐसा स्टीलेट क्यों बोल रहे हैं और ऐसा शेप, अजीब शेप क्यों है सेल का, मैं आपको आगे समझेगा। बट अभी के लिए ये याद रखो कि ये वाले जो है इनर एनामल एपिथेलियम, ये वाले है आउटर एनामल एपिथेलियम, और बीच वाले सेल्स है स्टीलेट रेटिकुलम। फिर हमने देखा था कि कंडेंसेशन होता है, और ये वाला जो है एक्टोमीजेंट काइमल का कंडेंसेशन, इसको हम डेंटल पैपिला बोलेंगे। ये पता है आपको, जो जस्ट एडजेसेंट है वो है डेंटल पैपिला। और ये डेंटल पैपिला कहाँ लाई कर रहा है? कॉन्वेक्स कॉन्केविटी में। ये कैप्स्टेज को कॉन्केविटी है, तो इसमें लाई कर रहे हैं ये डेंटल पैपिला के साथ डेंटल पैपिला के सेल्स। तो डेंटल पैपिला कहाँ लाई कर रहा है? बिटवीन दी कॉन्केविटी ऑफ कैप स्टेज। और वेरएज डेंटल सैक क्या है? पूरे स्ट्रक्चर को सराउंड कर रहा है डेंटल सैक। ये आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अभी बेस्ड ऑन थियरी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे क्या, और फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले तो कैप स्टेज में क्या दिख रहा है आपको? एक एनामल ऑर्गन दिख रहा है। ठीक है, एनामल ऑर्गन, डेंटल पैपिला और डेंटल सैक, ये तीन चीजें आपको कैप स्टेज में दिख। तो एनामल ऑर्गन में पहले तो डिफरेंशिएशनल ग्रोथ के वजह से कैप का शेप उसने डेवलप कर लिया है। मतलब बर्ड स्टेज में ऐसा कुछ था, बट यहाँ के सेल्स ज्यादा डेवलप नहीं हुए, और यहाँ के सेल्स ज्यादा डेवलप होके ऐसा शेप अटेन कर लिया उसने।
इसलिए वो कैप जैसा लगने लगा। और ये क्यों हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ कुछ एरिया में इंटेंस माइटोटिक एक्टिविटी होता है, बट कुछ कुछ एरिया में इतना माइटोटिक एक्टिविटी नहीं हो पाता है। इसकी वजह से ऐसा शेप डेवलप हो गया। तो कैप स्टिच कैसे डेवलप हुआ आपको पता चला, ठीक है। तो मैंने अभी ही बोला आपको कि जो शैलो कॉन्केविटी है, ये वाली कॉन्केविटी, उसमें उसको ही हम डेंटल पैपिला बोलते हैं। ये पूरा इन्वेजिनेटेड पार्ट है ना, मतलब अंदर घुसा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, डेंटल सैक। ये हमने अभी देखा, डेंटल सैक, डेंटल पैपिला। आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। डेंटल सैक और डेंटल पैपिला रट गया होगा अभी तक, नहीं रटा होगा तो ठीक है, रट लेना। फिर कैप स्टेज में हमें 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स दिख रही है, जैसे मैंने बताया आपको, आउटर एनामल एपिथेलियम, इनर एनामल एपिथेलियम और स्टिलेट रेटिकुलम। एक बार फिर से बता रही हूँ, ये वाले जो सेल की लेयर है, ये है आउटर एनामल एपिथेलियम। ये वाले जो सेल्स की लेयर है, ये है इनर एनामल एपिथेलियम। और बीच में जो सेल की लेयर है, वो है स्टिलेट रेटिकुलम। तो हम एक एक को डिफरेंट कर करके पढ़ेंगे, और एग्जाम में भी ऐसे एक एक के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं ये जो कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, आपको उसको एलाबरेट करके सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है एग्जाम में। आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, एंड मेन थिंग कंसेप्ट भी समझ रहा है आपको, ठीक है। तो पहले तो हम आउटर एनामल एपिथेलियम, मैंने पहले ही बोला, आउटर एनामल एपिथेलियम का शॉर्ट फॉर्म है OEE। तो OEE, इसके सेल्स कैसे हैं, क्यूबॉइडल शेप के सेल्स है। मैंने बोला छोटे हैं ना, आउटर एनामल एपिथेलियम के सेल्स छोटे हैं। फिर वो कहाँ लाई कर रहे हैं, कॉन्वेक्सिटी में लाई कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट एनामल का, सॉरी, कैप स्टेज का कॉन्वेक्स है ना, और ये वाला पार्ट क्या है, कॉनकेव पार्ट है। तो कॉनकेव पार्ट में कौन से सेल्स है, इनर एनामल एपिथेलियम। और कॉन्वेक्स पार्ट में कौन से सेल्स है, आउटर एनामल एपिथेलियम। तो ये याद रखना कि क्यूबॉइडल शेप सेल्स और कॉन्वेक्सिटी में लाई कर रहे हैं। वैसे ही इनर एनामल एपिथेलियम में कॉलमनार सेल्स है जो कॉन्केविटी में लाई कर रहे हैं। फिर एक डेलिकेट बेसमेंट मेम्ब्रेन है, किसके बीच में, एनामल सेल्स के बीच में, और उसके ऊपर जो कनेक्टिव, उसके नीचे, मतलब आउटर एनामल के लिए ऊपर है ना, कनेक्टिव टिश्यू इधर ऊपर है आउटर एनामल के लिए। तो ये वाला सेल्स और ये वाले कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और जो सेल्स है, ये एक दूसरे से हेमिडेस्मोसोम्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं। हेमिडेस्मोसोम्स आपको पता होगा, वो कनेक्शंस है सेलुलर जंक्शंस के। तो हाँ, इसमें जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है और सेंटर्ड होता है, मतलब सेंटर में होता है और बड़ा होता है। एंड इसमें थोड़े साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। अभी आउटर एनामल एपिथेलियम का काम क्या है, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ एनामल ऑर्गन एंड एक्सचेंज सब्सटेंसेस बिटवीन एनामल ऑर्गन एंड सराउंडिंग टिश्यू। ये क्या करता है, पूरा एनामल ऑर्गन का शेप मेंटेन करता है। अभी देखो, ये कोलैप्स हो गया सपोज, तो जो आगे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मैं बताऊंगी। बट ये टूटा, कोलैप्स हुआ, तो फिर पूरा शेप इसका बिगड़ जाएगा ना। तो आउटर एनामल एपिथेलियम क्या करता है, शेप को मेंटेन करता है। और यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट वाली कैपिलरीज वगैरह होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स को अंदर एनामल ऑर्गन में जाने के लिए ये ओई, मतलब आउटर एनामल एपिथेलियम से ही गुजरना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, एक चैनल बनाता है बिटवीन एनामल ऑर्गन एंड सराउंडिंग टिश्यू, मतलब एक्सचेंज इन सब्सटेंसेस का भी उसका फंक्शन है। ये इसके फंक्शन है, मेंटेन्स शेप ऑफ एनामल ऑर्गन एंड हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन एनामल ऑर्गन एंड सराउंडिंग टिश्यू। अभी आते हैं इनर एनामल एपिथेलियम पे। जैसे हमने देखा कि ये कॉलमनार सेल्स हैं और ये कॉन्केविटी में लाई कर रहे हैं। जैसे आउटर एनामल एपिथेलियम और सराउंडिंग टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन था, वैसे ही इनर एनामल एपिथेलियम और डेंटल पैपिला, क्योंकि इनर एनामल एपिथेलियम के नीचे ये जो सेल्स है, ये तो डेंटल पैपिला है ना, तो ये दोनों के बीच में भी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इसमें भी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कैसे अटैच्ड है, थ्रू हेमिडेस्मोसोम।
अभी आईई का फंक्शन क्या है? तो जब हम बेल स्टेज पढ़ेंगे ना, तो बेल स्टेज में क्या होगा, ये जो आईई है वो अमीलोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होगा। अभी ये अमीलोब्लास्ट क्या है? अमीलोब्लास्ट आर एनामल फॉर्मिंग सेल्स। हमने पढ़ा था कि एनामल ऑर्गन ही एनामल को फॉर्म कर रहा है, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, याद है? एनामल ऑर्गन से एनामल फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस आईईई। इसका कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आईईई डिफरेंशिएट होता है, आईईई ही बड़ा होता है और अमीलोब्लास्ट बनता है, और वो अमीलोब्लास्ट ही एनामल डिपॉजिट करता है। इधर तक आई होप क्लियर होगा ओईई और आईईई के बारे में। अभी एनामल ऑर्गन का ही हम थर्ड लेयर पढ़ेंगे जो है स्टीलेट रेटिकुलम। अभी पहले तो हमने बर्ड स्टेज में पढ़ा था, जो सेंटर में सेल्स थे बर्ड स्टेज के, यहाँ पे बर्ड स्टेज के जो सेंटर में सेल्स है वो कैसे शेप के हैं? पॉलीगोनल शेप के सेल्स है। वैसे ही कैप स्टेज में भी जो सेंटर के सेल्स है वो पहले पॉलीगोनल शेप के सेल्स है, और फिर वो ऐसा अजीबोगरीब शेप कैसा आ गया उसका, बताती हूँ। तो पहले कैप स्टेज में सेंटर पॉलीगोनल शेप के सेल्स है, बट वो पॉलीगोनल शेप के सेल्स में बहुत सारा ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन, उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन से बना हुआ है, और उसमें बहुत सारा ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन। और ये जो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब तो आपको पता ही है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, उसको वाटर से बहुत प्यार है। तो उसने क्या किया कि जो भी सराउंडिंग टिश्यू में जितना भी वाटर था उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, और सेल्स कैसे हो गए? स्वेल हो गए। सेल्स स्वेल हो गए तो उनके बीच में बताती हूँ, ऑस्मोटिक फोर्स रिलीज हुआ होगा, वाटर कैसे मूव हुआ फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू टू एनामल ऑर्गन, और सेल्स स्वेल हो गए तो ऐसे दूर दूर हो जाएंगे ना, मतलब अभी एक जगह है उसमें चार पतले लोगों को बिठाओ तो कम स्पेस, चार बैठ जाएंगे ना, वैसे अगर चार मोटे लोगों को बिठाओ तो बैठ नहीं पाएंगे ना, ऐसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वैसे ही सेल्स स्वेल हो गए, पर वो जो कनेक्शन थे एक दूसरे के बीच में, हेमिडेस्मोसोम्स है तो इंटरसेलुलर जंक्शंस थे ये सब सेल्स के बीच में, वो इंटैक्ट रह गए, और सेलुलर जंक्शंस वैसे के वैसे रह गए, बट स्वेल्स ऐसे अपार्ट होने लगे। तो यही रीजन के वजह से हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो एक स्टार शेप ऑफ सेल्स है, जिस और स्टार का मतलब क्या है? स्टिलेट रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या है? सेल्यूलर नेटवर्क। ठीक है, हम अभी समझा आपको इसको स्टिलेट रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टार शेप्ड सेल्यूलर नेटवर्क का अपीयरेंस देता है। क्यों देता है? क्योंकि सेल्स फूक गए हैं, मोटे हो गए हैं, और सिर्फ इंटरसेल्युलर ब्रिजेस के थ्रू ही अटैच्ड। अभी इसका फंक्शन भी होगा, ये हो रहा है इतना सारा कांड तो इसका फंक्शन भी होगा। तो इसका फंक्शन क्या है? ये कुशन लाइक कंसिस्टेंसी देता है हमारे एनामल ऑर्गन को। एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, मतलब कुछ भी ट्रॉमा या तो कुछ हुआ तो वो पूरा शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है एंड प्रोटेक्ट करता है हमारे एनामल ऑर्गन को। फिर सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स डेलिकेट एनामल फॉर्मिंग सेल्स। अमीलोब्लास्ट हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एनामल डिपॉजिट करेंगे। तो ये वाले स्टिलेट रेटिकुलम क्या करता है? सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है ये एनामल फॉर्मिंग सेल्स को। और हम आगे देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि ओई है तभी वो स्ट्रक्चर है, बट वो आगे जाके कोलैप्स होंगे। तो ये कोलैप्स कैसे होंगे? जब स्टिलेट रेटिकुलम ऐसे सिकुड़ जाएगा तभी ओई नीचे आ पाएगा ना। तो जब स्टिलेट रेटिकुलम कोलैप्स होगा तब डिस्टेंस बिटवीन ओई एंड ये अमीलोब्लास्ट है और ये है, ये कोलैप्स होगा, स्टिलेट रेटिकुलम टूटेगा तभी ये कम होगा ना इसका डिस्टेंस। और ये जब ऐसा होगा इसको हम रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम भी बोलेंगे। ये मैं आपको फर्दर अच्छे से समझाऊंगी, बट अभी याद रखो कि ये कोलैप्स होगा तब हम इसको रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम भी बोलेंगे। ये रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम क्यों रहा है? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए सराउंडिंग टिश्यू से। क्यों न्यूट्रिशन चाहिए? क्योंकि जब अमीलोब्लास्ट बनेगा वो एनामल डिपॉजिट करेगा। पहले जो न्यूट्रिशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? डेंटल पैपिला। इतना टाइम तक डेंटल पैपिला न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था,
बट अगर एक बार एनामल डिपॉजिट हो गया तो डेंटल पैपिला से कनेक्शन ब्रेक हो गया, क्योंकि अमीलोब्लास्ट के जस्ट नीचे है डेंटल पैपिला। एक बार यहाँ अगर यहाँ पे ही एनामल डिपॉजिट होगा ना, अगर होगा तो अमीलोब्लास्ट है यहाँ पे ही डिपॉजिट करेंगे, और ये और एनामल के डेंटल पैपिला के बीच में जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया, एंड ये ब्रेकिंग ऑफ कनेक्शन के वजह से न्यूट्रिशन उसको नहीं प्रोवाइड होगा। न्यूट्रिशन तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है, रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम जिसे हम बोलते हैं, एंड ये यहाँ पे जो कैपिलरीज होती है उससे न्यूट्रिशन लेता है अमीलोब्लास्ट। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कोलैप्स होता है और रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन अमीलोब्लास्ट एंड न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपिलरीज, जिसे हम रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम बोलते हैं। एंड ये जो रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे न्यूली फॉर्म्ड एनामल को। ये भी कैसे करता है मैं आगे बताऊंगी, बट याद रखो कि जो रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम है वो प्रोटेक्ट न्यूली फॉर्म्ड एनामल। फिर सर्वाइकल लूप, हमने देखा कि ऐसा शेप था, उसमें ये था इनर एनामल एपिथेलियम और ये था आउटर एनामल एपिथेलियम। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे थे, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है ये दोनों का, इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल लूप। और ये जो सर्वाइकल लूप है वो एक इंटेंस माइटोटिक एक्टिविटी का जंक्शन है, इसलिए तो ये इधर से इतना प्रोलिफरेट हुआ ना और इधर कम हुआ। बर्ड स्टेज में तो ऐसा था ना, इधर से ज्यादा प्रोलिफरेट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल लूप। Now comes the transient structures. हाँ, तो ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स क्या है? ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पररी, आपको इतना पता होगा, ट्रांजिएंट इज टेम्पररी। तो ये जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है वो डिसअपियर हो जाते हैं एनामल बनने से पहले। तो ये ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर सिर्फ कैप स्टेज में हमें देखने मिलेंगे, बाकी नहीं देखने मिलेंगे। So there are 4 total transient structures. First is enamel knot, enamel cord, enamel septum and enamel navel. मैं पहले आपको समझा देती हूँ कैसा है। तो समझो ये कैप स्टेज है, यहाँ पे है इनर एनामल एपिथेलियम और ये है आउटर एनामल एपिथेलियम। यहाँ पे बहुत सारे सेल का कंडेंसेशन हुआ, ये सेल के कंडेंसेशन को हम लोग एनामल नॉट बोलेंगे, ठीक है। फिर इसका ऐसे वर्टिकल बैंड ऊपर जाएगा, ये वर्टिकल बैंड ऊपर गया तो इसे हम बोलेंगे एनामल कॉर्ड। अगर ये जो वर्टिकल बैंड है ये यहाँ पे जाके OEE में अटैच हो गया तो इसे हम बोलेंगे एनामल सेप्टम। और अभी आप देख रहे हो अगर एनामल सेप्टम बना है तो इसने स्टिलेट रेटिकुलम को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और जब भी ऐसे एनामल कॉर्ड एनामल सेप्टम बनता है तो यहाँ पे ऐसे एक शैलो डिप्रेशन हो जाता है, ये शैलो डिप्रेशन को हम एनामल नेवल बोलेंगे, ठीक है। इसका थियरी देखते हैं। पहले तो एनामल नॉट क्या था, लोकलाइज्ड मास्ट ऑफ सेल को हम एनामल नॉट बोल रहे थे। देन ये क्या है, ये है एक रिजर्वायर ऑफ डिवाइडिंग सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ग्रोथ ऑफ द टूथ एंड फॉर द शेप ऑफ द टूथ फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि सेल का रिजर्वायर है ना, जब सेल ही माइग्रेट होंगे, सेल कहाँ पे जाके माइग्रेट हो रहे हैं उस हिसाब से टूथ का स्ट्रक्चर बनेगा ना। अभी एंटीरियर टीथ इतने पतले क्यों होते हैं, पोस्टीरियर टीथ इतने मोटे क्यों होते हैं, वो इस वजह से ना एनामल नॉट जब सेल्स को माइग्रेट करेगा तो ग्रोथ ऑफ टूथ होगा ना, एंड वो कौन सी जगह पे कितने सेल्स भेजता है उस पे डिपेंड हो रहा है ना। और एनामल नॉट क्या है, एनामल नॉट है रिजर्वायर ऑफ सेल। तो अल्टीमेटली दिस इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेप ऑफ द टूथ फॉर्मेशन। फिर एनामल कॉर्ड क्या है, एनामल कॉर्ड हमने पढ़ा क्या है, वर्टिकल एक्सटेंशन है ऑफ एनामल नॉट, ठीक है। फिर स्ट्रैंड ऑफ सेल्स रनिंग फ्रॉम एनामल नॉट टूवर्ड्स OEE, हमने देखा कि क्या हो रहा था, एनामल नॉट से OEE की तरफ जाने वाला, ठीक है, टूवर्ड्स OEE टच नहीं हुआ है, सिर्फ जा रहा है, टूवर्ड्स OEE जा रहा है, उसे हम एनामल कॉर्ड बोलेंगे। फिर एनामल सेप्टम क्या है, जब एनामल कॉर्ड
ओई को टच हो गया तो उसे हम एनामल सेप्टम बोलेंगे। जब मीट ओई हो गया एंड ये जो एनामल सेप्टम मैंने बोला आपको, जब एनामल सेप्टम बनता है तो उसने क्या किया, स्टीलेट रेटिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर एनामल नेवल मैंने बोला आपको ऐसा शैलो डिप्रेशन, जब एनामल कॉर्ड मीट होता है ओई की तरफ, वहाँ पे शैलो डिप्रेशन बनता है। इसे हम एनामल नेवल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये रिजेंबल करता है अम्बिलिकस को, इसे एनामल नेवल नाम दे दिया। ठीक है, इससे हमारा कैप स्टेज होता है खत्म। आई होप समझा होगा। ओवरव्यू अगर देना हो आपको कैप स्टेज का, तो मैं ये बता सकती हूँ कि एनामल ऑर्गन था, मॉर्फो डिफरेंशिएशन भी हो रहा था और हिस्टो डिफरेंशिएशन भी हो रहा था, और एनामल ऑर्गन 3 लेयर्स दिखा रहा था, OEE, IEE और स्टिलेट रेटिकुलम, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। एंड देन ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स थे, एनामल नॉट, एनामल कॉर्ड, एनामल सेप्टम और एनामल नेवल, टोटल 4 ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स थे। आई होप ये समझा होगा, मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेल स्टेज के बारे में। एडवांस्ड बेल स्टेज भी आई विल ट्राई टू कवर इन द सेम वीडियो। स्टे ट्यून्ड। आपको अगर इजी लग रहा होगा तो शेयर करो आपके फ्रेंड्स को भी, एंड उनके लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ डेंटिस्ट्री। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।